नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के वन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि झारखंड के वन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फैक्ट और एग्जाम में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आप अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाए। झारखंड के वन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको ये समझना होगा कि वन प्राकृतिक वन भी होते हैं, वन मानवीय वन भी होते हैं। प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे प्राकृतिक वन किसे कहते हैं तो इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे वन क्षेत्र जिसमें पौधे अपनी स्वेच्छा से उगते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और प्रकृति के अंतर्गत ही ये वन का रूप धारण करते हैं, वैसे वन को प्राकृतिक वन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वैसे वन क्षेत्र जिसमें पौधे स्वेच्छा से उगते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और प्राकृतिक के अंतर्गत ही वन का रूप धारण करते हैं, वैसे वन क्षेत्र, वैसे वन को प्राकृतिक वन कहते हैं। प्राकृतिक वन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एक होता है मानवीय वन, वैसे वन क्षेत्र जिसमें मानव पौधों को रोपते हैं, सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे वन को हम लोग मानवीय वन कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे एक लाइन में अगर कहना चाहें तो मानव द्वारा लगाए गए वन को मानवीय वन कहते हैं। झारखंड के वन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको भारत के भू-स्थल आकृतियों के बारे में थोड़ा जानना अति आवश्यक होगा। चूंकि आपको पता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, अगर जाति के आधार पर भी देखा जाए तो, धर्म के भी आधार पर देखा जाए तो हमारे भारत जैसे देश में अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे देश में जाति के आधार पर विविधता है, धर्म के आधार पर विविधता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में स्थल आकृतियों में भी विविधता है। जैसा आप कहीं सुने होंगे कि हमारे देश में कहीं मरुस्थल क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी स्थल के आधार पे भी आपका विविधता देखने को मिलता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी वन को प्रभावित जो करने वाले जो कारक हैं वो है वर्षा, दूसरा कहिए आप तापमान, तीसरा आप कहिए ऊंचाई, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई, चौथा कहिए समुद्र तल से ऊंचाई, पांचवा कहिए जिस क्षेत्र पे वन है उस क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता क्या है। तो ये 5 चीज आप देख लिए, ये सारे चीज वन को प्रभावित करते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि वन की वर्षा ऊंचाई के आधार पर निर्भर करती है। अर्थात अगर हमारे भारत देश में अलग अलग भूस्थल आकृति देखने को मिलती है तो अलग अलग प्रकार की वर्षा भी होती होगी, कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम वर्षा। इस बात से आप सहमत हैं। अगर वहाँ की ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है तो वहाँ तापमान भी अलग अलग होगी, वहाँ की ऊंचाई भी अलग अलग होगी, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता भी अलग अलग होगी। अगर सब चीज़ अलग अलग हर एक क्षेत्र पे देखने को मिलता है तो ये भी आप कह सकते हैं कि वहाँ की वनों में भी भिन्नता होगी। इसलिए आप कभी पढ़ते हैं कि कहीं कहीं सदाबहार वन पाया जाता है तो कहीं पर्णपाती वन पाया जाता है, कहीं मरुस्थलीय वन पाया जाता है तो कहीं पर्वतीय वन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अब हम आपको पहले बताएं कि ऊंचाई के आधार पे भिन्नता देखने को, तापमान के आधार पे भिन्नता, वर्षा के आधार पे भिन्नता देखने को मिलती है। अगर सारी चीज़ों में भिन्नता देखने को मिल रही है तो वनों में भी भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि वन जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यही सब कारक हैं। अगर इन सब कारकों में भिन्नता देखने को मिलती है तो वन में क्यों नहीं भिन्नता देखने को मिलेगी? इसलिए वन में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा। अब बात ऐसा आता है कि आप झारखंड की चर्चा कर रहे हैं तो झारखंड में कौन ऐसे वन पाए जाते हैं? हम आपको कई वन बताएं, जैसा कि हम आपको सदाबहार वन बताएं, पर्णपाती वन जिसे पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है वो वन बताएं। तो हम आपको डॉट यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि जो आपके सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, ये उसी जगह पे पाए जाएंगे
जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो क्या हमारे झारखंड में 200 से अधिक वर्षा होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो दूसरा आप अगर तो पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ वन कहते हैं, पर्णपाती वन उसी जगह पे पाए जाएंगे जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहां आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क पर्णपाती वन, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन। जहां 220 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन अर्थात आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो कि आपको पता है कि झारखंड में वर्षा होने की जो संभावना होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और 180 सेंटीमीटर तक वर्षा हमारे नेतरहाट में होती भी है। तो 120 से ऊपर कहीं ना कहीं हमारा झारखंड इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते होंगे। सच में यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वैसे क्षेत्रों पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 120 सेंटीमीटर से ऊपर अगर वर्षा होगी तो वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। अगर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही तो वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। अगर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो आगे हम चीज़ों को आप क्या डिस्कस करते हैं, जो आपके झारखंड के जो आपकी चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया है सिलेबस में, उस चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। पर्णपाती वन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम पर्णपाती वन के बारे में यहाँ डिटेल जानकारी बताएंगे आपको। आपको जानकारी ये देना है कि 1952 में वन नीति लाई गई थी। 1952 में वन नीति लाई गई थी। अब ये 1952 में वन नीति लाई गई थी, तो वन नीति लाने का जो मेन मकसद था सिर्फ राजस्व को वसूलना था, सिर्फ राजस्व की वसूली करना था। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि सिर्फ व सिर्फ इसका मकसद था राजस्व को वसूलना, वन नीति के तहत राजस्व को वसूलना। लेकिन ये चला नहीं। फिर 1988 में एक अन्य वन नीति लाई। वन नीति लाई बाद में, जब 1952 में वन नीति लाई गई थी तो सिर्फ राजस्व को वसूला जा रहा था। अब हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ रहा है वन की कटाई से, आपको पता है, हम कई बार बताए हैं कि वन अगर मिट्टी को बचाना हो तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो वनों को लगाना ही है। एक आंकड़ा हम आपको बताए थे कि एक वर्ष में अगर जहां वन लगा हुआ है वहां एक वर्ष में 1 हेक्टेयर भूमि पे सिर्फ 1 टन मिट्टी का ह्रास होता है। और अगर जहां सिर्फ घास लगा हुआ है उस क्षेत्रों में एक साल में 1 हेक्टेयर पे 32 टन का ह्रास होता है। और अगर जहां कुछ नहीं है वैसे क्षेत्रों में एक साल में 1 हेक्टेयर में 800 टन भूमि का ह्रास होता है। तो देखिए जिस जगह पे वन लगाया गया है वहाँ देख पा रहे हैं तो मिट्टी का अपक्षय नहीं हो पा रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि मिट्टी का बचाव किया जा रहा है। इस चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे थे। बाकी वन में हमारे जीव प्राणी भी रहते हैं। वन के रहने से यहाँ जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, कई प्रकार की इमारतें, लकड़ियाँ भी मिलती है, जो हमारे मानव जीवन में अपनी एक अहम भूमिका अदा करती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ इसका मकसद था वसूलीकरण करना, राजस्व वसूली करना। लेकिन ये नीति ज़्यादा दिन चली नहीं। 1988 में एक नीति लाई गई जिसमें से ये बताया गया कि सिर्फ वन को काट करके या वन नीति बना करके राजस्व को सिर्फ वसूलना ही नहीं है, उस पर ध्यान भी देना है। क्योंकि हमारे अगर मानव जीवन में अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आने वाला में मानव जीवन संकट में आ जाएगा। उस वन में कई जीव जंतु रहते हैं, उनकी जीवन संकट में आ जाएगी, जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करेगी। कहीं ना कहीं एक जानवर रहे या आदमी रहे, अगर सभी को रहना इस वायुमंडल में अति आवश्यक है। वायुमंडल में संतुलन बना रहता है।
अगर ये वन को काट दिया जाए तो वन्य प्राणी कहाँ जाएंगे, वन प्राणी कहाँ जाएंगे, इमारती लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1988 में एक वन नीति नियम बनाया गया। इस वन नीति नियम के तहत ये बताया गया कि किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.33% पे वन होना चाहिए। सपोज अगर कोई भी राज्य का 100% क्षेत्रफल है, उसमें से 100% क्षेत्रों में से 33.33% पे वन होना अनिवार्य है। इस नीति के तहत लागू किया गया और हमारे झारखंड में देखा जाए तो सिर्फ 29.61% वन है। बहुत कम भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कम तो उस आंकड़ा के मुताबिक है। अब देखते हैं कि झारखंड में वन समिति बनाई गई। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। राष्ट्रीय स्तर पे जो ये नियम बना उसमें ये चिहित किया गया, ये बताया गया कि किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.33% पे वन होना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे झारखंड के जंगल झाड़ को बचाने के लिए यहाँ की सरकार ने वन समिति बनाई। वन समिति में कुछ यहाँ नियम लागू किए गए कि वन, और अभी आपको बता दें कि यहाँ जो वन समिति है वो 200 से अधिक वन समिति है। 200 वन समिति है हमारे झारखंड में, वन समिति है। इस वन समिति के तहत बहुत ऐसे कानून बनाए गए कि जो वन का जो देखभाल करेगी वो सरकार के द्वारा भी किया जाएगा और वहाँ के ग्रामीण निवासी भी करेंगे। जहाँ वन लगाया जाएगा वहाँ के ग्रामीण निवासी भी करेंगे। दूसरा ये बताया गया कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक वन समिति में प्रत्येक घर के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे। तीसरा ये बताया गया कि ग्रामीण जो लोग हैं वो वन की देखभाल करेंगे, वन की सिंचाई करेंगे, वन का रोपण करेंगे और उनके प्रोडक्ट को जो खरीदेगी, अर्थात वन से संबंधित, वन से जो इमारती लकड़ियाँ जो खरीदेगी वो सरकार खरीदेगी और उसके बदले वो इनको कुछ भुगतान करेगी, पैसा देगी। ठीक है, ये सारे नियम बनाए गए। अभी टोटल हमारे झारखंड में 200 वन समितियाँ हैं। 200 वन समितियाँ हैं। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के वनों को सुरक्षा के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो रक्षित वन किसे कहेंगे? रक्षित वन किसे कहेंगे? तो रक्षित वन वैसे वन जिसमें पशु चराने की अनुमति होती है, लकड़ी काटने की अनुमति होती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। अब ये हमारे झारखंड में रक्षित वन पाए जाते हैं। चूंकि आपको पता है, हम बताए हैं कि वन नीति के तहत ये तय किया गया कि किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.33% पे वन होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे झारखंड में सिर्फ 29.61% पे वन है। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 23,605 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। 23,605 वर्ग किलोमीटर पूरे झारखंड का वन क्षेत्र है। उसमें से रक्षित वन का क्षेत्र कितना है तो आपको बताना है 19,185 वर्ग किलोमीटर पे रक्षित वन फैला हुआ। अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो 81.28% पे। झारखंड में अगर देखा जाए कि 100% वन पाया जाता है, उसमें से 81.28% पे सिर्फ रक्षित वन फैला हुआ है। दूसरा आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन वैसे वन जिसमें पशु चराने की अनुमति नहीं मिलती है और लकड़ी काटने की भी अनुमति नहीं मिलती, अर्थात यहाँ जाना वर्जित है। सिर्फ सीधा सीधा इस पे सरकार का ही ध्यान होता है। और ऐसे वन में ही हमारे वन्य जीव अभयारण्य भी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वन्य जीव जो अभयारण्य है, वन्य जीव को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाता है, वह जो बनाया जाता है वो आरक्षित वन में ही बनाया जाता है। और वह आरक्षित वन का क्षेत्रफल हमारे झारखंड में कितना है? ठीक है, तो 4,387 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। प्रतिशत में बात की जाए तो
18.58% पे। एक होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या होता है? वैसे वन जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, लकड़ी का कुछ कर सकते हैं, कुछ कामें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार शुल्क लेती है। इसके लिए सरकार शुल्क लेती है। ऐसे वन या वर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। हमारे झारखंड में 33 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 0.14% पे फैला हुआ है। अब बात आता है कि रक्षित वन कौन कौन ऐसे जिले में पाए जाते हैं। तो रक्षित वन हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आरक्षित वन जैसा आप सुने होंगे पुरहाट और कोल्हान में ये आपके पाए जाते हैं आरक्षित वन। राजमहल में पाए जाते हैं आरक्षित वन और पलामू में पाए जाते हैं आरक्षित वन। यह वर्गीकृत वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साहेबगंज में, पश्चिमी सिंहभूम में, दुमका में, हजारीबाग में, पलामू में और गुमला जैसे क्षेत्रों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। या वर्गीकृत वन पाए जाते हैं। हम आपको बताएं और कई एग्जाम्पल दिए कि कहीं कहीं आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहीं कहीं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जिसे हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। तो हम आपको बताएं कि हमारे झारखंड में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। उसी के अंतर्गत हम लोग देख पाते हैं कि जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, और जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ लिखते हैं शुष्क और यहाँ लिखते हैं याद। जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। 120 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती पाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे झारखंड में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और यह रेंज 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच ही आती है। अर्थात हमारे झारखंड राज्य में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमारे झारखंड के कुल वन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आर्द्र पर्णपाती पतझड़ वन का योगदान 2.66% है। आप कहते किसे हैं? आप ये सुनिए, जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वैसे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे ये? तो ये जो पाए जाते हैं मतलब 120 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती होगी वैसे क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु जहाँ पाई जाती है, आप देखें जलवायु आपको पता है तो उसमें हम बताएं कि यहाँ आपको सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब यहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते होंगे। इस समय पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में सारे जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में धीमी आए और पेड़ पौधे अपने अंदर जल को संचित कर पाए, इसलिए वे अपने पत्तियां को गिरा देती है। ये कब गिरती है? तो ये मार्च के लास्ट में अर्थात मार्च के अंत तथा अप्रैल के प्रारंभ में सिर्फ ये 2 या 3 सप्ताह के लिए गिरती है ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में धीमी आए। इसका विस्तार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार कहाँ है? तो दक्षिणी रांची में। देखिए हम आपको यहाँ मैप के माध्यम से चीज़ों को दर्शाने की कोशिश किए हैं। जो ये आपका पूरा ब्लैक दिख रहा है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का क्षेत्र दिख रहा है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जहाँ आपको इस लाइनिंग के तहत जो दिखाई गया है वो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को दर्शा रहा है। जैसे ये आप लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, मतलब ये रंगा हुआ पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका विस्तार कहने का मतलब ये है कि रांची के कौन कौन ऐसे जिले में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो दक्षिणी रांची में, जैसा देखिए दक्षिणी रांची अब यही है, सिंहभूम में, दक्षिणी लातेहार में, संथाल परगना में ही आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत कौन कौन ऐसे पेड़ पौधे आते हैं? तो देखिए पहला आता है साल, शीशम, सेमल, जामुन, प्लास, कर्मा, महुआ, बांस इत्यादि जो आते हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। देखिए
अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में से जो सबसे प्रमुख जो पेड़ है, वृक्ष है, वो साल का है। इसकी गुणवत्ता के बारे में देखिए तो पेड़ की ऊंचाई की अधिकता अधिक होती है। देखिए इन सारे पेड़ों की तुलना में साल पेड़ों की जो आपकी ऊंचाई होती है वो अधिक होती है। साल को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। साल को इस पतझड़ वन या पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। ठीक, दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मतलब चीज़ों को हम यहाँ लाइन के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किए हैं। ये सारे के सारे क्षेत्रों पे आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि जितना आपका आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है उससे कहीं अधिक शुष्क पर्णपाती वन हमारे झारखंड में पाया जाता है। सही आपने सुना, जो आपके छोटे आपके पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह आते हैं ना, वो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए हमारे झारखंड के मैप में दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक शुष्क पतझड़ वन ही हमारे राज्य में पाए जाते हैं। देखिए कितने पाए जाते हैं तो 93.25% हमारे राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहाँ पाई जाएगी? जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वैसे क्षेत्रों पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तरी गढ़वा, देखिए उत्तरी गढ़वा मैप में देखते चलिएगा, पलामू, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, राजमहल का पश्चिमी ढाल क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी ढाल क्षेत्र, ये सारे जगहों पे आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी साल, शीशम, सेमल, महुआ, अम्मल, ताश, कटहल मिलते हैं। देखिए जो आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं जो पेड़, ये आपके शुष्क पतझड़ वन के दौरान भी पाए जाते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि जो गुणवत्ता आर्द्र पतझड़ वन में होती है वो गुणवत्ता शुष्क पतझड़ वन क्षेत्र में नहीं होती है। ठीक है, इसे लिखें, लेकिन आर्द्र पतझड़ वन की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होती है। नेक्स्ट है ऐसे पेड़ पौधे घाटी में अति संघन। देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो होते हैं वो घाटी में घने होते हैं और ऊंचे जगहों पे दुर्गम होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है। ऊंचाई जगह पे जाए तो वहाँ उनकी जड़ें पानी तक नहीं पहुँच पाएगी, तो उनका विस्तार अगर देखा जाए तो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए वे दुर्गम होते हैं। और अगर वे घाटी में होंगे तो वहाँ की नमी मात्रा बनी रहती है, और नमी की मात्रा जब बनी रहेगी तो कोई भी पौधे को ग्रोथ करने में आसानी होगी, यहाँ से वो अच्छे ढंग से खाना बना पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो वहाँ घने दिखाई देते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब मैप के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कौन ऐसे जगहों पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, कौन ऐसे जगह पे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। चलिए अब मैप लेकर के आपको आते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आए कि कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक कौन ऐसे जिले में वन पाए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक हमारे राज्य में कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अर्थात क्षेत्रफल के हिसाब से देख लीजिए और आप अपने प्रतिशत के हिसाब से देख लीजिए कि आपके राज्य के कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ये आंकड़ा लेकर के आपके सामने उपस्थित है। हम इस आंकड़ा में ये देखेंगे कि झारखंड के कौन ऐसे जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कौन ऐसे जिले में पाए जाते हैं, सबसे कम वन कौन ऐसे जिले में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, सबसे कम वन कौन ऐसे जिले में पाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दें, एक पॉइंट पहले ही लिखवाना चाहिए था कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो घनत्व है वो 0.08 है। ध्यान लिखिएगा, 0.08 है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन घनत्व 0.08 है। देखिए झारखंड
में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो पाए जाते हैं कौन जिले में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन क्षेत्र है जो है 3,366 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद लातेहार में है 2,406 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। चतरा में 1,777 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर न्यूनतम की बात की जाए, हम यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि झारखंड में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो आपके पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। अगर न्यूनतम में बात की जाए तो आपके जामताड़ा में पाए जाते हैं, देवघर में पाए जाते हैं और धनबाद में पाए जाते हैं। सबसे कम जामताड़ा में 101 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। देवघर में 203 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। धनबाद में 213 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत की भी बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, सबसे जो कम वन पाया जाता है, सबसे कम वन क्षेत्र जो पाया जाता है वो जामताड़ा में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक उसी प्रकार से अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक लातेहार में पाया जाता है 56.08%, चतरा में 47.80%, पश्चिमी सिंहभूम में 46.60% और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से जामताड़ा में पाया जाता है 5.56%, देवघर में 8.22%, धनबाद में 10.47%। वीडियो लंबा हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वन से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं जैसे गौण और मुख्य उत्पाद के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ तक किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपको समझने में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँच सके और हम उस चीज़ को समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।